सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कुछ बेहद ही ज्यादा खौफनाक कहानियां लेकर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूं। के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। झारखंड राज्य में धनबाद नाम का एक शहर है जिसमें सिंदरी नाम का एक औद्योगिक नगरपालिका का क्षेत्र था, जो कि बहुत ही विकसित था। वहां का कारखाना बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। देश आजाद हो गया था। कुछ अंग्रेजों को अपने देश जाने की जल्दी पड़ी थी और इसी के चक्कर में उनके मन में था कि जाते जाते क्यों ना कुछ धन कमा ले। इसीलिए कारखाने में वह लोग धांधली करने लगे। सिंदरी में अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी कॉलोनी हुआ करती थी। वहां का क्षेत्र बहुत ही सुंदर था, जो कि मन को आकर्षित करता रहता था। वहां पर एक बहुत बड़ा पठारी एरिया था जिस पर चर्च बना हुआ था। पादरी लोगों के लिए भी वहां पर घर बना हुआ था। वह लोग भी वहीं पर रहते थे। धनबाद पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। वहां के जनजाति और आदिवासी लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। सिंदरी के औद्योगिक क्षेत्र में पादरी ने कारखाने में काम करने वालों के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल खोला, जहां पर मजदूर के बच्चे आकर पढ़ते थे। लड़कों को पढ़ाने के लिए सिस्टर लोग थी जो उन्हें पढ़ाती थी। जब वो लड़के पढ़कर कुछ अक्षर का ज्ञान कर लेते थे तो को कारखाने में मजदूरी के काम पर लगा दिया जाता था। सिंदरी का कारखाना बहुत अच्छी तरह से चलने लगा था, लेकिन कारखाने के कुछ चाटुकार को ये पसंद नहीं था। इसलिए वे उन सब लड़कों को गायब करने लगे और उनके स्थान पर अनपढ़ आदिवासियों को रखने लगे। कुछ दिनों के बाद भारत आजाद हो गया और कुछ अंग्रेज लोग भारत को छोड़कर अपने देश जाने लगे और कुछ सिंदरी में ही रह गए। उनको भारत छोड़ने का मन ना था। एक परिवार मरियम का था, उसके 2 मकान थे और एक मकान मरियम ने किराए पर दे रखा था, लेकिन अब वह खाली पड़ा था क्योंकि उस मकान को भूतिया घोषित कर दिया गया था। क्योंकि उस मकान से अब विचित्र आवाजें आती रहती थी। दूसरे मकान में उनका परिवार रहता था। जब सब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे तो मरियम के दोनों बेटे इंग्लैंड चले गए। केवल मरियम और उसकी बेटी भारत में रह गए। अब मरियम और उसकी बेटी के सामने ये सवाल था कि घर का खर्च कैसे हो चलेगा। उस मकान में तो कोई किरायादार रुक नहीं रहा था, तो किराया कहां से आएगा। मरियम को समझ में नहीं आ रहा था कि पहले वाले मकान में ऐसा क्या हुआ कि उसमें भूतों की आवाज रात के समय ही आती है और कोई दिखाई नहीं पड़ता। 5 साल से इसमें ऐसा क्या हो गया कि मकान भूतिया हो चला। अब जो भी किरायादार आता है एक रात रहकर अगली सुबह ही खाली कर कर चला जाता है। यहाँ तक कि अपने मकान मालिक से भी बात करना कोई सही नहीं समझता। मरियम ने धनबाद की सिंदरी में जाकर कारखाने के मालिक से बात करी तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि कारखाना तो खुद घाटे में चल रहा है, मैं आपको कहां से नौकरी दूं। मरियम ने चर्च के पादरी से बात करी तो पादरी ने कहा, ठीक है, साफ सफाई का काम मैं तुमको दे सकता हूं, तुम साफ सफाई का काम करो और आदिवासियों को ईसा मसीह के बारे में बताओ। अब मरियम को जीविका का साधन मिल गया। मरियम मन लगाकर अपना काम ईमानदारी से करने लगी। वो रोज सुबह सुबह चर्च जाने लगी। इसी कारण मरियम की मुलाकात चर्च के फादर से लगभग हर रोज होती, क्योंकि मरियम अब कभी कभी उन लोगों के घर पर भी काम कर देती थी। इसी बहाने मरियम अपनी आप बीती भी उन लोगों को सुनाती रहती और उनसे सहायता करने को कहती थी। एक दिन चर्च के पादरी ने मरियम को बताया कि कलकत्ता में एक चर्च है और वहां पर बहुत सिस्टर रहती हैं जो दुखी और बीमार आदमियों की सेवा करती, उनकी देखभाल करती हैं। उनमें एक सिस्टर ऐसी भी है जिनको शायद दैविक शक्ति प्राप्त है, जो अपनी इस शक्ति के द्वारा ये ज्ञात कर लेती है कि यहाँ पर कोई आत्मा विराजमान है कि नहीं, और वह सिस्टर अपनी शक्ति से उसे बुलाती है और उससे बातचीत करती है और उसका दुख सुख सुनती है और जैसा होता है उसके अनुसार उस आत्मा का निदान भी करती है। पादरी ने कहा कि वहां के मिशनरी से मेरी बात हुई है कि मेरे चर्च में ऐसा अनुभव होता है। यहाँ का चर्च भी काफी पुराना है और यहाँ पर किसी सिस्टर की व्यवस्था ना होने के कारण जो लोग बीमार पड़ते हैं उन लोगों की सेवा नहीं हो पाती और वह लोग मर जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप कुछ सिस्टर को यहाँ पर भेज दे। यदि आप मेरे मिशनरी पर ध्यान दे तो यहाँ के आदिवासी और जनजाति केवल भूत प्रेत और झाड़ फूक पर ज्यादा विश्वास नहीं करेंगे, बल्कि आप पर करेंगे। यदि आपके मिशनरी में ऐसी कोई सिस्टर है जिसका भूत प्रेत में विश्वास हो और बीमार लोग की देखभाल ठीक से कर सके तो निवेदन है कि आप उन्हें यहाँ पर भेजें, जिससे यहाँ के लोग स्वस्थ हो जाएं और उनकी समस्या का भी हल हो जाए। कोलकाता की मिशनरी में सिंदरी की रहने वाली 2 आदिवासी सिस्टर कोलकाता में बहुत दिनों से काम कर रही थी और शिक्षित भी थी और अपना दायित्व निभा रही थी। उन्हीं को धनबाद के सिंदरी चर्च में काम करने के लिए भेज दिया गया। इन सिस्टरों को सिंदरी की स्थानीय भाषा भी बोलने और समझ में आती थी, जिससे वहां के लोगों का काम आसान हो गया। पादरी ने उन सिस्टर्स के रहने की व्यवस्था चर्च के कैंपस में वहां पर कर दी। जिन क्वार्टरों को मेहमानों के लिए बनाया गया था उन्हीं में से 2 क्वार्टर को दोनों सिस्टर को रहने के लिए दिया गया। दोनों सिस्टर ने धनबाद के सिंदरी टाउन का मुआयना किया। ऐसे तो टाउन बहुत ही सुंदर था, लेकिन सिंदरी का कारखाना घाटे में चलने के कारण सभी व्यवस्था ठप पड़ी थी। धनबाद की नगरपालिका कारखाने को फिर से चालू करने पर विचार कर रही थी, जिससे वहां के लोगों की
दिनचर्या ठीक से चले सिस्टर अब दीवार लोगों की देखभाल करने लगी, जिससे वह लोग ठीक होने लगे। कुछ दिनों के बाद पादरी ने मरियम से कहा, तुम अपने भूतिया मकान की बात जो कोलकाता से सिस्टर आई है उनको बताओ, देखो क्या कहती है। वो लोग 3 बजे दोपहर में आराम करके उठ जाती हैं और सिंदरी की मुआयना करने निकलती हैं और आम जनता से मिलती हैं और 4 बजे चर्च लौटाती हैं। उसी समय तुम अपने मकान की समस्या को उन्हें बता आओ, देखो वह क्या कहती है। मरियम ठीक है बोलकर चली जाती है। जब 3 बजते हैं और दोनों सिस्टर अपने रूटीन के अनुसार 3 में निकली तो आज उनको अंग्रेजों की कॉलोनी की तरफ जाना था। मरियम को अच्छा मौका मिल गया क्योंकि मरियम का मकान भी वहीं पर था। जब सिस्टर लोग चर्च के एक लड़के को लेकर अंग्रेजों की कॉलोनी की तरफ जा रही थी तभी मरियम ने भी आकर नमस्ते करी। चर्च का लड़का मरियम को जानता था, उसने उनका परिचय सिस्टर से करवाया। सिस्टर ने उनसे थोड़ी बहुत बात करी और फिर कॉलोनी आ गई और वो लोग कॉलोनी के लोगों से बात करने लगी। मरियम अपने काम पर चली गई और 4 बजे जाकर मरियम चर्च की सफाई करती थी। सिस्टर ने कॉलोनी के लोगों से पूछा, यहाँ पर कोई ऐसा मकान है क्या जो पहले उसमें किराया रहते थे लेकिन अब वो हो गया हो। लोगों ने बताना शुरू किया, वो सभी लोग इंग्लैंड चले गए, केवल एक बुढ़िया और उसकी बेटी नहीं गई। उसका कोई दूसरा मकान है, उसी में रहती है और छोटा मोटा काम करके अपना पेट पालती है। एक सिस्टर ने कहा, अरे वह उर्मी सिस्टर है ना, ये भूतों के बारे में बहुत ना कर चुकी है। कोलकाता में जो क्रिश्चियन का कब्रिस्तान था वहां पर जाकर उर्मी ने भूतों के बारे में बहुत कुछ जाना और अब उर्मी लोगों को भूतों से बचाती है और उनको मुक्ति दिलाती है। पहले मरियम चर्च के पादरी के पास गई और लोगों ने मरियम से सिस्टर उर्मी के बारे में जो बताया था वह सब विस्तार से बताया। चर्च के पादरी ने कहा, मरियम तुमने हमें सब कुछ विस्तार से बताकर ठीक किया। मैं भी उर्म सशर से बात करता हूं और मैं भी उस मकान में जाऊंगा, हमसे जो सहायता बन पड़ेगी हम करेंगे। मरियम ने कहा, ठीक है फादर, मैं आपकी आभारी रहूंगी। एक दिन दोनों सिस्टर जब चर्च में प्रार्थना करके निकल रही थी तो उनकी मुलाकात चर्च के फादर से हुई। सिस्टर रूमी ने कहा, फादर आपसे कुछ बात करनी है। फादर ने कहा, आज तो बात करना थोड़ी मुश्किल है। क्यों? कुछ लोग सिंदरी के कारखाने का निरीक्षण करने आ रहे हैं। यहाँ के लोग फादर का बहुत सम्मान देते हैं तो फादर का उपस्थित होना भी वहां पर जरूरी है। एक काम करो, हमसे तुम लोग पास हो यानी संडे को 3 बजे चर्च की बैठक में मिलो, वहीं पर भूतिया मकान के बारे में विस्तार से बात होगी। मैं मरियम को ही बुला लूंगा। संडे के दिन 3 बजे फादर ने मरियम को भी चर्च में बुलाकर और दोनों सिस्टर को बुलाकर बात करना शुरू किया। फादर ने मरियम से कहा, मरियम सिस्टर लोग जो भी सवाल तुमसे पूछे उसका उत्तर याद करके सही देना। मरियम ने ठीक है बोला। सिस्टर ने पूछा, क्या यह मकान पहले से भूतिया था? मरियम ने कहा, नहीं मैम, ये पहले बिल्कुल ठीक था। जब मेरे पति ने पहला मकान बनाया था उन्होंने इस मकान का गृह प्रवेश किया था। हम लोग सब परिवार उसी मकान में आते थे। मेरे पति सिंदरी कारखाने के सुपरवाइजर पद पर आसीन थे। कारखाने के मालिक मेरे पति को बहुत मानते थे। मालिक के 2 बेटे थे, फिल्बर्ट और थलो। दोनों भाइयों में कभी नहीं पड़ती थी, हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता था। जब कारखाने के मालिक का देहांत हो गया तो बड़ा बेटा फिल्बर्ट कारखाने को देखने लगा। उस लोग को पसंद नहीं था, वह चाहता था कि कारखाने का बंटवारा हो जाए, इसीलिए वह अक्सर इंग्लैंड चला जाता था। उसका विचार था कि जब सब अंग्रेज अपनी सारी संपत्ति लेकर इंग्लैंड जाने लगेंगे तो मैं भी भारत से अपनी जितनी संपत्ति कारखाने से लूट सकूंगा लूट कर ले जाऊंगा। लेकिन ऐसा विचार उसके भाई विलेट का नहीं था। सुपरवाइजर का परिवार जब बढ़ने लगा तो उसने अपने परिवार के लिए दूसरा मकान बनवाया और सभी लोग उसमें चले गए और पुराने मकान को किराए पर दे दिया, जिससे कुछ पैसा आने लगा और परिवार सुचारू रूप से चलने लगा। अब कारखाने में आए दिन लड़ाई झगड़े होने लगा और एक दिन पता चला कि सुपरवाइजर कहीं पैसे लेकर भाग गया है। पुलिस ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। कुछ दिनों के बाद पता नहीं कैसे कारखाने में आग लग गई और सभी लोगों ने अफवाह उड़ा दी। फिल्बर्ट उसी में जलकर मर गया है और उसके सहयोगी भी। अब कारखाने पर पूरा अधिकार उसके छोटे भाई थलो का था। कुछ दिन के बाद मरियम को पता चला कि उसके जिस मकान में किराएदार रहते हैं उसमें से अजीब सी आवाजें आती हैं, इसलिए सभी किराएदार उस मकान से भाग गए और मरियम को कोई कुछ नहीं बताता था। तभी से उस मकान में कोई नया किराएदार नहीं आता। जब पूरा कारखाना थलो के हाथ में आ गया तो उसने सोचा, जब तक मैं भारत में हूं तो इस कारखाने को सुचारू रूप से चलाऊं जिससे कुछ पैसे आने लगेंगे। लेकिन उसके चाटुकार ऐसा नहीं करने चाहते थे। मरियम ने कहा, तब से मेरा मकान भूतिया घोषित हो गया। सिस्टर उर्मी ने बड़े ध्यान से भूतिया मकान की कहानी सुनी और बोली, मैं कल चर्च में प्रार्थना करने के बाद उस भूतिया मकान को देखने जाऊंगी, क्या आप भी चलोगे? फादर ने कहा, हाँ मैं भी चलूंगा। दूसरे दिन सिस्टर उर्मी ने अपनी किताब और माला लेकर फादर के साथ उस भूतिया मकान को देखने गई। उस मकान का ठीक से निरीक्षण किया और उर्मी ने कहा, पता नहीं फादर, यह मकान कितने वर्षों से बंद पड़ा है। मैं इसकी सारी खिड़कियों खोल देती हूँ जिससे इसमें कुछ हवा और धूप आए। अभी के लिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। रात में 10 या 11 बजे आते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। क्या आप रात में आएंगे? उर्मी ने फादर से पूछा। मैं यहाँ अंदर नहीं आऊंगा, बाहर ही खड़ा रहूंगा। उर्मी ने कहा, ठीक है, लेकिन हमें कुछ सामान चाहिए। फादर ने कहा, आप लिस्ट बनाकर दे दो, मैं मंगा दूंगा शाम होते होते। फादर ने
सारा सामान मंगाकर सिस्टर उर्मी को दे दिया। रात के 10 बजे वह उस भूतिया मकान में जाकर जो अपने साथ सामान लाई थी उसकी अपने हिसाब से व्यवस्था करी। जब रात के 12 बजे तो वहां पर कुछ खटपट होने लगी। कुछ देर में उर्मी ने अपने सामने मोमबत्ती जलाए और उसके सामने कुछ परछाइयां देखने लगी। जब उर्मी ने लोबान जलाया तो परछाई हिलने लगी। उर्मी समझ गई ये सभी आत्माएं हैं। उर्मी आश्चर्य से उन सभी को देखने लगी। इतनी सारी आत्माएं ये क्या माजरा है? उर्मी को सही परछाई के रूप में दिखाई पड़ रही थी। उर्मी ने कहा, मेरी बात जो समझ रहा है वह मेरे ठीक सामने आए। कुछ देर तक बिल्कुल सन्नाटा रहा और थोड़ी देर में बूढ़ी आत्मा और एक जवान आत्मा सामने आई, लेकिन उर्मी को उनकी बात समझ में नहीं आ रही थी। अब उर्मी परेशान हो गई। तब बूढ़ी आत्मा ने इशारे से पेन और पेपर मांगा। इसकी व्यवस्था भी उर्मी के पास थी। उसने पेपर पहन दिया तो उस पूरी आत्मा ने लिखा, हम लोगों को मारकर इस मकान के तहखाने में डाल दिया गया है। तब उर्मी ने पूछा कि तुम हो कौन? तब उस बूढ़ी आत्मा ने बताया, मैं कारखाने का सुपरवाइजर था और मेरे साथ जो लड़का है वह मालिक का बड़ा बेटा फिल्बर्ट था। इस तहखाने में जितने भी लोग मारकर फेंके गए थे सभी कारखाने में काम करने वाले कर्मचारी थे। ये सब काम लो और उसे चाटोका ने किया है। उर्मी ने पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? सुपरवाइजर की आत्मा ने कहा, इस मकान के तहखा से हम लोगों की हड्डियां निकालकर हमें कहीं बहा दो, हमें मुक्ति मिल जाएगी। उर्मी ने कहा, ठीक है, कल मैं इस मकान का तहखाना देखूंगी। और उर्मी ने जैसे भूतों को बुलाया था वैसे ही वापस भेज दिया। अब सुबह के 4 बजे बज गए थे। फादर एक बेंच पर बैठे थे। उन्होंने पूछा, काम हो गया? तो उर्मी ने हाँ में गर्दन और फिर वह फादर से बोली, हमको कुछ मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, काम हो जाएगा। सिस्टर उर्मी ने फादर से कहा, यह मकान जिसका है उसको बुला लेना, इन भूतों की काम क्रिया करने की व्यवस्था करनी है। उर्ने चर्च में जाकर प्रार्थना करके निकली तो फादर ने सबकी व्यवस्था कर दी थी। उर्मी के साथ मरियम और उर्मी ने जितने मजदूरों को मांगा था वो सब भी आए थे। साथ में अंग्रेजों की कॉलोनी के कुछ लोग भी थे। उर्मी ने मरियम से पूछा, इस मकान के तहखाने का रास्ता किधर है? मरियम ने बता दिया, उसमें कोई नहीं जाता था। हम लोगों ने भी उसे कभी किराए पर नहीं दिया। तहखाने का एक छोटा रास्ता मेरे बेडरूम से भी है, लेकिन वो बंद रहता है तो किसी को पता भी नहीं है। वहां पर तो अलमारी ऐसी आकृति बनी हुई है। उर्मी ने तहखाने का मकान के पीछे वाला रास्ता खुलवाया तो उसमें काफी सड़ी हुई बदबू आ रही थी। लोगों को मारकर वो लोग उसी तहखाने में डालते थे और वहां पर लाशें सड़ी हुई पड़ी थी और हड्डियां ही हड्डियां फैली हुई थी। मजदूरों ने उन्हें बटोरा और उन हड्डियों को कब्रिस्तान पहुंचाया। पादरी ने इन हड्डियों का विधि विधान से काम करके उन सब आत्माओं को मुक्त कर दिया और मरियम के तहखाने की भी साफ सफाई करवाकर पादरी ने उस स्थान पर पवित्र जल छिड़क कर शुद्धि कर दी। सिस्टर ओमी ने मरियम से कहा, अब तुम अपने पुराने मकान में रहो, क्योंकि सभी लोग कारखाने में ही काम करते थे और कारखाने के लोग ही मारकर तुम्हारे तहखाने में फेंक दिए गए थे। ये सभी आत्माएं तुम सबको जानती हैं, इसलिए आप लोगों को कोई हानि नहीं होगी। शिराद अभी इसमें आने से डरेंगे। यह आत्माएं केवल अपनी मुक्ति चाहती थी, किसी का नुकसान नहीं। मरियम ने कहा, फादर मैं सिस्टर रूमी के साथ समाज सेवा करना चाहती हूँ, क्या आप मुझे उनके साथ रखना चाहेंगे? फादर ने बोला, ये बात अगर तुम उनसे पूछते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है फादर। एक दिन जब सिस्टर चर्च से प्रार्थना करके अपने घर की तरफ जा रही थी तो मरियम भी चर्च का काम करके निकल रही थी, तो उन दोनों की मुलाकात हो गई। मरियम ने उर्मी को गुड मॉर्निंग कहा तो सिस्टर ने जवाब दिया और पूछा, कैसी हो? ठीक हो सिस्टर? मरियम ने कहा, एक आपसे बात पूछनी थी। उर्मी ने कहा, आई एम मिशनरी की मीटिंग में जा रही हूँ, शाम को मैं तुमसे मिलती हूँ। ठीक है सिस्टर। और मरी अपने घर चली गई। जब वो मिशन की मीटिंग में पहुंची तो वह मिशनरी के सदस्यगण और फादर भी थे। फादर ने कहा, यह मीटिंग आज इसलिए रखी है कि अब सिस्टर मम्मी को जिस काम के लिए यहाँ पर बुलाया गया था वह काम लगभग पूरा हो गया है और इसीलिए वह वापस जाना चाहती है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर रुक जाती और सिंदरी के चर्च के लिए सहयोग करती और यहाँ के लोगों के लिए मैं यहाँ पर एक और स्कूल लाना चाहता हूँ, उससे मेरा सहयोग करती। सदस्यगण आप सब क्या कहते हैं? फादर ने पूछा। सबने कहा, सिरी बहुत छोटा कस्बा है, यहाँ के लोग भी सिस्टर रमी को पसंद करने लगे हैं। फादर ने कहा, सिस्टर रमी आपसे मरियम कुछ सहयोग चाहती है, आप उनकी मदद कर सकती है तो कर दीजिएगा। सिस्टर मम्मी ने कहा, ठीक है फादर। ऐसे फादर मेरा उद्देश्य दुख की सेवा करना है। मैं जहाँ पर भूतों वाली परेशानियां जानूंगी या सुनूंगी मैं वहां जाना चाहूंगी। फादर ने कहा, उसके लिए मैं आपको नहीं रोक सकता। तब उर्मी ने कहा, सिंदरी में हमें रोकने के लिए फादर आपको कोलकाता के पादरी से इजाजत लेनी पड़ेगी, तब मैं यहाँ रह सकती हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए तो मैं यही रहूंगी, मेरी तरफ से हाँ है। फादर ने कहा, ठीक है। जब उर्मी शाम को दूसरे शिक्षा के साथ सिंदरी के लोगों से मिलने के लिए निकली तो उसी समय मरियम से मिली। मरियम ने कहा, मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ, क्या आप मुझे अपने साथ रख सकते हैं? सर ने कहा, ठीक है, ये तुम मेरे साथ रहकर समाज सेवा करना चाहते हो तो ठीक है। अब मरियम सिस्टर उर्मी के साथ रहकर लोग के दुख को समझती, आदिवासियों की सेवा करती और उसकी दिनचर्या भी आराम से व्यतीत होने लिए।